तो बेटा हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, उसके फैक्टर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम इसमें जो थर्ड फैक्टर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो थर्ड फैक्टर होता है वो है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम अटेन रिएक्शन के ऊपर चेंज करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो भी क्या होता है, शिफ्ट होता है। क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके कारण भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर के कारण भी हम कह सकते हैं। तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। अब पॉइंट है टेम्परेचर कैसे किसी इक्विलिब्रियम को चेंज कर देता है, तो उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने पीछे लिया था कि N2 प्लस में 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। तो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके होंगे इसमें थर्मोडायनेमिक में कि हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो इनमें से वो दोनों में से किसी एक तो फॉलो करेगी, या तो एक्जोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। ये याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है तो वो एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक दोनों में से किसी एक को प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हमारे पास कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज। अगर वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। याद रखना, अगर हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है और वहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर। अगर वहाँ पर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। इसका ऐसा क्या रीज़न हुआ, चलो हम पहले कंप्लीट कर लेते फिर बताते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन एक्जोथर्मिक हो तो इस केस में जो टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये पता चल गया आपको। ऐसा क्या प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके रखा है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हुई और ये रिएक्शन जब प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक्जोथर्मिक है। अगर उस केस ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा कि ये रिएक्शन है और जब प्रोसेस होती है वहाँ पर एक्जोथर्मिक है। अगर इस केस में एक्जोथर्मिक में जहाँ पर पहले से हीट ज़्यादा रिलीज हो रही है और फिर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वहाँ पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जिसके कारण क्या हो जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। एक तो पहले से हीट ज़्यादा रिलीज कर रहा है सिस्टम और ऊपर से सराउंडिंग में हीट और ज़्यादा है, तो रिएक्शन उससे क्या होने लग जाएगी, अनडिस्टर्ब हो जाएगी और वो अपने आप को बैकवर्ड में करेगी। अपने आप को उसमें स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो यही प्रोसेस होता है। अब सोच के देखो, कोई केमिकल रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, एंडो वहाँ पर हीट को एब्जॉर्व कर रही है। अगर इस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपको पता है, वहाँ पर हीट को एब्जॉर्व की जाती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। जब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट और आप सप्लाई करोगे तो रिएक्शन अपने आप बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस होने लग जाएगी। क्योंकि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पर हीट की कमी होती है। तो ऐसे केस में जब आप हीट सप्लाई करते हो तो रिएक्टेंट होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो केमिकल रिएक्शन को क्या कराते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इसमें इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखोगे तो और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसे कंडीशन बना के दे देती है, भाई आपके पास कोई गैस है और वहाँ पे इनर्ट गैस फिल कर रही है। तो एक एग्जांपल लेके हम चलेंगे। तो इनर्ट गैस में भी दो केस बनता है। एक कंडीशन बनती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या रखोगे, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में कोई हमारे पास गैस प्रेजेंट है पहले से, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं। हमारे पास कोई सिस्टम है या कोई केमिकल रिएक्शन है और रिएक्टिंग गैसेस के रूप में,
और वो इक्विलिब्रियम को क्या कर चुके, अटेन कर चुके। कंडीशन क्या है, वॉल्यूम क्या रखोगे, कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करते हो, इसमें इनर्ट गैस को ऐड कर देते हो। आपने इनर्ट गैस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे और उसमें आपने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया, तो उसका कंप्लीट जो प्रेशर है ना वो तो इंक्रीज हो जाता है। कंप्लीट जो इस साइड का जो प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। बट जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो रिएक्टेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है और उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो चेंज नहीं होता। अब जब वो चेंज ही नहीं होगा तो उसका इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होता, मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाए कि कह दिया भाई कांस्टेंट वॉल्यूम है और हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की साइड, कोई भी एक साइड में हम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आप कहोगे इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे उसका पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक हमारा इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब सेकंड केस, अब सेकंड केस क्या है हमारा, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, नॉट वॉल्यूम। अब इस केस में क्या होगा, हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे, तो वहाँ पर हमने प्रेशर जो कंप्लीट प्रेशर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी भी एक का जो कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, बट वॉल्यूम वहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस केस में आपने देखा भाई प्रेशर तो हमने कांस्टेंट रखा है दोनों में से किसी एक का या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आपको पता है जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो नंबर ऑफ मोल है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, वो टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा और नंबर ऑफ मोल तो उतनी ही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, तो एक टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला वॉल्यूम बढ़ा और जो नंबर ऑफ मोल थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया। और आपको पता है जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, कम। अब आपको पता चल गया। तो इस केस में क्या होगा, जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, कम है। तो आप कहते हैं जब कांस्टेंट प्रेशर करते हो तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर वहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब होता है रिएक्शन है जो शिफ्ट होगी वो जिधर नंबर, जिस साइड नंबर ऑफ मोल कम होते हैं उस साइड में क्या होगी, रिएक्शन शिफ्ट होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा इनर्ट गैसेज के बेस पे। अब लास्ट फैक्टर आता है इसका कैटलिस्ट, लास्ट फैक्टर आता है इसका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो सिंपल सी बात यह है, कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। जो कैटलिस्ट होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज नहीं कर पाता। केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि जो रेट की स्पीड को बढ़ा देगा। अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करोगे तो रिएक्टेंट की स्पीड भी बढ़ा देगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड को भी बढ़ा देगा, और साथ में वो रेट ऑफ बैकवर्ड को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जिससे कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे कभी भी। तो कैटलिस्ट कभी भी केमिकल है, जो कैटलिस्ट होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कह दो या इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज नहीं करता। ये पॉइंट आप नोट रखना। फिर नेक्स्ट आता है इसकी अप्लीकेशन। अब अप्लीकेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है, अप्लीकेशन का मतलब होता है हम इस रिएक्शन जो ली चैटल प्रिंसिपल है हम इसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किन किन मेथड में या किन किन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर में यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हो भाई कौन कौन से मैन्युफैक्चर जिनको हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को, और जिसमें हम ली चैटल प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। आप 12th में भी देखोगे और आगे भी पढ़ते हो तो वहाँ पर एक कंडीशन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल। जैसे आप देखोगे इसके एप्लीकेशन कह सकते हो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सारे जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ली चैटल प्रिंसिपल यूज़ होता है।
वहाँ पर हमारे पास ली चैटरल प्रिंसिपल यूज होता है। या हम कह सकते हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये प्रोसेस यूज होती है, ली चैटलर प्रिंसिपल। तो ये अब हम ये नहीं कह सकते भाई इन्हीं के ऊपर अप्लाई करेंगे, और भी बहुत सी रिएक्शन होती है जहाँ पर ली चैटरल प्रिंसिपल यूज होगा। आप ये कह सकते हो हम ली चैटरल प्रिंसिपल को उन केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें इल्डो प्रोडक्ट ज़्यादा रिक्वायरमेंट की होती है।